इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। सबसे पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि सभी प्रॉपर्टी डीलर एक जैसे नहीं होते। मैं ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स को भी जानता हूं जिनसे मेरी खुद इंटरेक्शन हुई है, जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी समझदार हैं, बहुत ही एथिकल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं और अपने क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन इंश्योर करते हैं, कोई धोखाधड़ी नहीं करते और बिल्कुल ईमानदारी से अच्छा कार्य करते हैं और हेल्प करते हैं एक स्मूथ ट्रांजैक्शन में प्रॉपर्टी की। परंतु क्योंकि एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, एक असंगठित क्षेत्र है, जहाँ पे गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कोने कोने, कूचे कूचे में हर आदमी प्रॉपर्टी डीलर बन के बैठा हुआ है, तो ये समझ पाना मुश्किल है कि कौन व्यक्ति ठीक है और कौन व्यक्ति ठीक नहीं है। अब जो कि प्रॉपर्टी एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होती है, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो भी अपनी खून पसीने की कमाई से या बैंक से लोन लेकर, जिसे आप सालों साल भरोगे, आप खरीदेंगे। और यदि आप प्रॉपर्टी बेच भी रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने भी खून पसीने की कमाई से इस प्रॉपर्टी को बनाया था और आप चाहते हो कि ये ट्रांजैक्शन स्मूथली हो जाए और मेरी प्रॉपर्टी ठीक से बिक जाए। और सबसे आसान तरीका हमें नज़र आता है प्रॉपर्टी डीलर, जो कि हमारे घर के आसपास या उस एरिया में ऑपरेट कर रहे होते हैं। हम वहाँ जाते हैं, उनसे बात करते हैं और फिर उन प्रॉपर्टी डीलर की सेवाएं लेते हैं। परंतु जो एज ए लॉयर मेरे पास तरह तरह के केसेस आते हैं, तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उसमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉपर्टी डीलर से रिलेटेड भी होती हैं। बहुत सारे जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं उसमें प्रॉपर्टी डीलर ही मेन विलेन होता है। अब प्रॉपर्टी डीलर किस किस तरह की परेशानियां पैदा करते हैं, जो कि इस तरह के अनप्रोफेशनल प्रॉपर्टी डीलर हैं या जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए, उनमें से कुछ बातें मैं बताने का प्रयास करता हूं। अब जो पहला पॉइंट है, इसका कोई सीरियल नहीं है, मैं रैंडमली बोल रहा हूं, वो है कि जो एक आम समस्या देखी जाती है वो है मिस रिप्रेजेंटेशन की। यानी प्रॉपर्टी डीलर को ये पता होता है कि फला प्रॉपर्टी में ये प्रॉब्लम है या ये डिफेक्ट है या उसके पीछे नाला बह रहा है या वहाँ शमशान घाट है या कब्रिस्तान है या ये कोर्ट कचहरी में फंसी हुई है या उसके ऊपर कोई नोटिस आ रखा है किसी सरकारी विभाग का, उसे मालूम होता है। लेकिन यदि आप बायर हैं और प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो वो आपको वो बातें उस प्रॉपर्टी के बारे में जो उसे पता है, जो वो दिखा रहा है खुद आपको नहीं बता रहा। तो ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन, झूठ बोल के सौदा करना, क्योंकि उसका लालच अपने कमीशन का है कि भाई कैसे भी सौदा हो जाए, मुझे मेरा कमीशन मिल जाए। उस लालच में वो प्रॉपर्टी के जो डिफेक्ट्स हैं वो बायर से छुपाने का प्रयास करता है। दूसरी बात ये है कि कई बार प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है कि बायर का जो रियल क्रेडेंशियल्स है, बायर असली जो बायर है उसको छुपा देता है और एक नकली बायर, डम्मी बायर बना के किसी को भी पेश कर देता है। इस तरह का फ्रॉड, इस तरह का मिस रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कॉमन है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर कई बार, आप अगर बेचने गए और आप कह रहे हो कि भाई साहब मुझे पैसे की ज़रूरत है, ये 1 करोड़ में मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, तो प्रॉपर्टी डीलर को लगता है कि भाई ये प्रॉपर्टी 1.25 करोड़ की बिक सकती है। परंतु यदि मैंने आज इस सेलर को नहीं अटकाया एग्रीमेंट करके या कुछ भी करके, तो ये भाग जाएगा और क्या पता बाद में हाथ आए या ना आए। तो वो एक नकली या डम्मी बायर को आपके सामने पेश कर देते हैं और टोकन मनी दिलवा के, एग्रीमेंट साइन करा के, उसमें ये लिखवा के कि रजिस्ट्री किसी के नाम पे भी आप कर देंगे, बाद में फिर किसी और को बेचेंगे। तो ये भी एक मिस रिप्रेजेंटेशन है, नकली बायर को पेश करना असली बता के। या आप बार बार कह रहे हो भाई साहब जो बायर है या सेलर है मेरी, उससे मीटिंग करवाओ, दूसरी पार्टी से मीटिंग कराइए। घोंसला का घोंसला फिल्म याद आ गई मुझे, उसमें बोमन ईरानी साहब इसी तरह का रियल एस्टेट का काम करते हैं। तो पार्टी मीटिंग बड़ी ज़रूरी होती है उसमें भी। तो पार्टी मीटिंग के बिना हमें नहीं पता कौन रियल बायर है कौन नहीं है। वो व्यक्ति अपना आधार कार्ड लेके आए, पैन कार्ड लेके आए, आप उनसे बातचीत करें, आप देखें कि हाँ भाई यही व्यक्ति है जो एक्चुअल मालिक है प्रॉपर्टी का, जो बेचेगा, और यही बायर है जो एक्चुअल में खरीदेगा। तो इस तरह का मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड भी कॉमन है। नेक्स्ट है, कई प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं कि जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स सेलर ने उनको दिए होते हैं, ओरिजिनल या फोटोकॉपी, कई बार हम एज ए सेलर प्रॉपर्टी डीलर पे बहुत ट्रस्ट करते हैं
और कई लोगों को तो मैंने देखा है वो ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर भी प्रॉपर्टी डीलर के पास रख देते हैं दिखाने के लिए कि कोई बायर आए तो उसे दिखा देना, मैं बार बार यहाँ कहाँ आऊँगा। और फोटोकॉपी तो दे ही देते हैं। तो कई बार उन फोटोकॉपीज़ का भी विभिन्न प्रकार से मिसयूज़ हो सकता है, और ओरिजिनल का तो हो ही सकता है, वो गुम हो सकते हैं, वो डैमेज हो सकते हैं, या उनके बेसिस पे कोई और फर्दर रजिस्ट्री हो सकती है, कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इस तरह के फ्रॉड भी आमतौर पे देखे गए हैं। नेक्स्ट है कि जो आपने एज ए सेलर अपनी प्रॉपर्टी की चाबी, कई बार हम उसे दे देते हैं, आपने चाबी दे दी उसको कि भाई साहब मैं बार बार प्रॉपर्टी दिखाने नहीं आ सकता, कोई भी जो बायर आएगा आप ये लीजिए चाबी, उसे दिखाते रहना। तो एक किस्म से आपने जो फिजिकल पोजीशन है उस प्रॉपर्टी का, उसकी चाबी उसके हाथ में सौंप दी टेम्परेरी उस पर्पस के लिए। परंतु यदि वह व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर ठीक नहीं है और उसके नीयत में खोट है, या उससे आपका कोई झगड़ा हो रहा है, तो पता चले कि भाई आप तो बैठे हो दूसरे शहर में या दूसरे देश में या शहर के दूसरे कोने में, और आप बहुत व्यस्त हो अपने कामों में, आप तो ट्रस्ट पे चल रहे हो, पर किसी दिन आप जाओ तो पता चले जी प्रॉपर्टी डीलर ने खुद ही अपना सामान वहाँ रख लिया, वो खुद ही वहाँ रहने लग गया, या उसने कोई किराएदार घुसा दिया या कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन घुसा दिया। तो फिजिकल पोजेशन या चाबियों का मिसयूज़ भी हो सकता है। नेक्स्ट है, कई बार मैंने देखा है कि सेलर जीपीए दे देते हैं प्रॉपर्टी डीलर के नाम पे, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या कोई स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, जिसमें उसे तरह तरह की पावर्स दे देते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी को मेरे ब्याह पे दिखा सकते हो, बेच सकते हो, बयाना ले सकते हो, एग्रीमेंट साइन कर सकते हो। इस तरह की जीपीए देना, इस तरह की एसपीए देना प्रॉपर्टी डीलर के फेवर में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और अगर आपने ऐसा किया तो कुछ केसेस में मैंने देखा है कि प्रॉपर्टी डीलर ने उस अटॉर्नी का मिसयूज़ करके, उस जीपीए एसपीए का मिसयूज़ करके अपने ही परिवार के, अपने ही बीवी के, अपने ही बेटे के नाम पे आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा दी। बाद में आप लड़ते रहो कोर्ट में जाके कि इस प्रॉपर्टी का, इस पावर ऑफ अटॉर्नी का मिसयूज़ हो गया और प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर मैं हूँ और मैंने कभी से ये नहीं कहा कि आप इसे अपनी बीवी को बेच दो। तो आप फिर लड़ते रहिएगा। नेक्स्ट है, कई प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं कि मान लो आपकी उनसे कुछ बातचीत हो गई, बहस हो गई हल्की फुल्की, तो जो एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों पार्टीज़ के बीच में, वो कई बार प्रॉपर्टी डीलर रखता है। जिस तरह चाबी रखता है, प्रॉपर्टी के पेपर रखता है, इस तरह एग्रीमेंट भी रख लेता है। कई बार आपसे ट्रस्ट करके, आप उस पर ट्रस्ट करके कोई ब्लैंक पेपर भी साइन कर देते हो, या एग्रीमेंट का कोई डॉक्यूमेंट होता है जो पूरा बना नहीं होता, उसमें खाली स्थान रह जाते हैं कि भाई चलो ये सेल अमाउंट बाद में डाल देंगे, वो खाली छूटा होता है पर आप साइन कर देते हो। या कोई स्टैम्प पेपर पे वो आपको साइन करा लेता है कि फलानी अथॉरिटी से एनओसी लानी है, आप ये साइन कर दो। तो आपके जो साइंड डॉक्यूमेंट है या ब्लैंक है वो, या एग्रीमेंट हैं भरे हुए हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर के पास होते हैं। वो बाद में तंग करना शुरू कर देते हैं कि भाई साहब हम ये आपको नहीं देंगे, आपने फ़ोटोकॉपी रखी नहीं रखी वो आप जानो, लेकिन वो देने से मना करना शुरू कर देते हैं और आपको तरह तरह से थ्रेट करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे। नेक्स्ट है, कई बार कमीशन का डिस्प्यूट हो जाता है डीलर के साथ। अब कोई डीलर, आपने बोल दिया किसी को, आपने दूसरे को भी बोल दिया, अब दोनों अपनी अपनी पार्टियां ला रहे हैं, लेकिन बायर भी दो दो तीन तीन डीलर के पास जा रहा है। अब आपको खुद ही कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई ये जिससे मैं सौदा कर रहा था इसके लिए फलाना डीलर भी मुझे फ़ोन कर रहा है, फलाना डीलर भी फ़ोन कर रहा है और तीसरा भी फ़ोन कर रहा है, तो मुझे कमीशन देना किससे? और वो तीनों आपके सर पे चढ़े आ रहे हैं कि मैंने भेजा था, मैंने भेजा था, मैंने बताया था, मैं लाया था, मैं लाया था। इस तरह के कन्फ्यूज़न भी होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि डीलरों को तो आपने बोला, परंतु बायर आपने खुद ही ढूंढा और खुद ही ढूंढ के आप उससे सौदा कर रहे हो, लेकिन कोई प्रॉपर्टी डीलर आके आप पे अकड़ रहा है कि ये मैंने बताया था, इनको मैंने बताया था, ये घर खाली है यहाँ पे, और एक झगड़ा हो जाता है कमीशन के लिए, वो आपसे भी कमीशन मांगना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है, कई बार क्या, ज़्यादातर बार जो सेलर और बायर हैं वो किसी एडवोकेट की या लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं समझते, और वो जो कानूनी दस्तावेज भी बनाने होते हैं, एग्रीमेंट सेल परचेज़ का जो एग्रीमेंट बनाना है, या सेल डीड ड्राफ्ट करानी है, या अन्य और कोई अगर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना है स्मूथली ट्रांजैक्शन के लिए,
तो वो डीलर को ही कह देते हैं कि भाई साहब आप एग्रीमेंट बनवा लेना, आप डीलर को ही कह देते हैं कि भाई साहब आप एग्रीमेंट बनवा लेना, आप सेल डीड बनवा लेना। अब उन्हें प्रॉपर्टी का ज्ञान हो सकता है, परंतु उन्हें ज़रूरी नहीं है ना कि लीगल ज्ञान हो, और अगर वो एडवोकेट नहीं है तो उन्हें लीगल ज्ञान होगा ही नहीं। ज़रूरी क्या है, लीगल ज्ञान वकील को हो जाए, यही माँ सरस्वती का आशीर्वाद समझना चाहिए। बहुत ही एक कठिन और दुष्कर कार्य है ये। तो उल्टी सीधी शर्तें उसमें लिख दी, समझ फॉर्मेट पड़े हैं ड्राफ्ट्समैन के पास, उसने कोई भी ड्राफ्टमैन ने फॉर्मेट उठाया, सेलर बायर का नाम चेंज करा, प्रॉपर्टी का एड्रेस चेंज करा और बना दिया, और आपने आंख बंद करके 2-3 शर्तें पढ़ी और साइन कर दिया। बाद में जब झगड़ा होएगा तब 100 चीज़ें उन्हीं शर्तों में से निकल के कोर्ट में आपके वकील या उनके वकील निकाल के बताएंगे, भाई ये क्यों साइन कर दिया और ये क्यों लिख दिया और ऐसा क्यों नहीं लिखा, वैसा क्यों नहीं लिखा। तो कई बार प्रॉपर्टी डीलर को जो आपने कार्य दिया होता है लीगल काम करने का, तो कई बार अनजाने में वो गलत कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती इस चीज़ का इम्पोर्टेंस ही आप ही नहीं समझ रहे, तो वो तो क्यों ही समझेगा, उसे तो लेना देना ही क्या सिवाय अपने कमीशन के। और कई बार वो जान के भी गलत कर देते हैं, क्योंकि वो दूसरी पार्टी जो अपोजिट पार्टी है जहाँ से भी उसे कमीशन मिलना है, हो सकता है उसके साथ कुछ अच्छे घनिष्ठ संबंध हो या कोई और अन्य लालच रहा हो आपकी प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट में फंसाने का। इसी तरह कई बार मैंने देखा है कि प्रॉपर्टी डीलर से अगर आपकी बहस हो गई, कोई बात हो गई, या बहस ना भी हुई हो, आप प्रॉपर्टी चाहते हो जी मैं तो किसी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विदाउट एनी ब्रोकर, विदाउट एनी एजेंट बेचूंगा, मैं कमीशन नहीं देना चाहता। तो जितने भी लोग अब वहाँ पे आ रहे हैं प्रॉपर्टी देखने, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको मिसगाइड करना शुरू कर देते हैं। आपकी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ गलत बोल देंगे, आपके बारे में कुछ गलत बोल देंगे, और वो नहीं चाहते कि आप बिना उनकी हेल्प के प्रॉपर्टी बेचें। तरह तरह की मानहानि, डेफेमेटरी बातें, झूठी सच्ची बातें। एक केस में तो मैंने ये भी देखा, प्रॉपर्टी डीलरों ने ये हवा फैला रखी थी आसपास में कि इस घर के अंदर जो पीपल का पेड़ है वहाँ पे भूत रहते हैं। अब इस तरह की बातें, अब हमारे समाज में भी अंधविश्वास है, तो क्योंकि उसने ये अफवाह फैला दी किसी न किसी रूप में, तो उसका घर बिक ही नहीं रहा है। क्योंकि अब हर बार ये सोचते हैं कि भाई साहब इस घर में तो भूत रहते हैं, पीपल का पेड़ मैं कटवा नहीं सकता, मैं पाप का भागीदार बनूंगा, वैसे भी पेड़ काटना ठीक नहीं है, और मैं तो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अब आधे से ज़्यादा रेट गिर गए हैं उस प्रॉपर्टी के। कुछ भी अफवाह उड़ा दो। पुरानी कहावत है ना कि मारते हुए की लाठी पकड़ी जा सकती है, पर बोलते हुए की ज़बान तो नहीं पकड़ी जा सकती। और एक कॉमन समस्या जो देखने में आई है वो ये है कि कई जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उनका जो बैकग्राउंड होता है वो या तो क्रिमिनल होता है, वो कुछ क्रिमिनल गतिविधियों में लिप्त रहे होते हैं या अभी भी लिप्त हो सकते हैं, और कुछ जो डीलर होते हैं उनके बड़े अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं, या पुलिस में उनके अच्छे कनेक्शन होते हैं, उनके परिवार में कोई नेता होता है या परिवार में कोई पुलिस वाला होता है। तो आपकी उनसे ज़रा सी भी बहस हुई, आपने उनकी किसी गलत बात का ज़रा सा भी विरोध किया, तो वो तुरंत मरने मारने पे, धमकी पे, आपको जेल भेजने के और मतलब गुंडागर्दी पे उतर आएंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई वो जो व्यक्ति जिससे आप प्रॉपर्टी डीलर समझ के डील करने जा रहे हो, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी रेपुटेशन है मार्केट में, क्या वो रेरा से रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड है या नहीं है, या बैठा है तो कितने सालों से बैठा है, कितने सौदे उसने आसपास में कराए हैं, लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो प्रॉपर्टी डीलर का चयन करना एक इम्पोर्टेंट कार्य है, और ऐसे मौखिक रूप से चयन कर लेना कि गए और बता दिए कि भाई साहब प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, ये भी आपकी गलती है। इसमें मेरा सुझाव ये है कि इन सब बातों से बचाव का एक ही तरीका है कि भाई आप जिसको भी अपना प्रॉपर्टी डीलर अपॉइंट करना चाह रहे हैं, आप उसके साथ एक एग्रीमेंट बनाइए। जिस तरह आप खरीदार या सेलर बेचने वाले के साथ एग्रीमेंट बनाते हैं प्रॉपर्टी का, इसी तरह प्रॉपर्टी डीलर के साथ आप एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवाइए अपने वकील से या खुद बनाइए, और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें लिखिए ताकि चीज़ें डॉक्यूमेंटेड रहें, इन राइटिंग रहे। लिखित में एग्रीमेंट होने से बहुत सारी जो डिस्प्यूट पैदा होते हैं वर्बल बातों से या सामने वाले के गलत कार्यों से, बाद में उससे सामने वाला भी डर कर रहता है। अगर वो प्रॉपर्टी डीलर पाक साफ है, उसके मन में कोई चोर नहीं है, उसकी नीयत साफ है, अच्छा व्यक्ति है, तो
तो ऐसा एग्रीमेंट बनाने से वो कभी भी मना नहीं करेगा, बोलेगा सर बैठिए चाय का कप मंगाता हूँ, आपकी तसल्ली जैसे हो जाए वैसे कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि क्या कार्य मुझे करने हैं, क्या मैं नहीं करूँगा, क्या मेरा कमीशन रहेगा, कब मुझे मिलेगा, क्या मेरी ड्यूटी है, क्या मेरे राइट्स हैं, क्या मेरी लाइबिलिटीज़ हैं, लिख लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ। लेकिन जो कि जिसके मन में खोट ही होगा, जिसको लगेगा कि भाई ये शर्तें वर्तें लिखने से मैं फंस सकता हूँ, कल को कोई बात हो सकती है तो मेरे ऊपर आ जाएगी, तो वो बचेगा, आपको उल्टी सीधी बातें बोलेगा, ऐसा थोड़ी होता है, सारी चीज़ें ऐसे नहीं चलती, विश्वास भी कोई चीज़ होता है, हम यहाँ बैठे हैं इतने सालों से बैठे हैं, वो इस प्रकार की बातें करेगा, चिंता मत कीजिए। जैसे ही कोई मुझे कहता है ना चिंता मत कीजिए, वहीं से मुझे चिंता होनी शुरू हो जाती है कि ज़रूर कोई ऐसी बात है जो ये कह रहे चिंता मत कीजिए, तो चिंता करनी तो पड़ेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्लोजेज या शर्तें बताता हूँ, जो कि ये जो मैंने कहा है कि आप एक एग्रीमेंट डीलर के साथ भी बनाइए कि आप उसकी सेवाएं ले रहे हैं, चाहे आप बायर हैं या सेलर हैं, उसमें कुछ शर्तें जो लिखी जा सकती हैं उसको बताने का प्रयास करता हूँ। हालांकि ये सभी शर्तें नहीं, कुछ मुख्य शर्तें बता रहा हूँ। शुरू में आप दोनों पार्टी के नाम लिखेंगे, प्रॉपर्टी का विवरण लिखेंगे, अगर आप सेलर है कि भाई मैं ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए आपको एज एन एजेंट अपना नियुक्त कर रहा हूँ, और फिर आप उसमें लिखेंगे कि भाई ये जो डीलर है इसका रेरा से क्या लाइसेंस नंबर अगर है तो, या ये कितने सालों से काम कर रहा है, किस फर्म या कंपनी के नाम से काम कर रहा है, इसके ऑफिस का एड्रेस क्या है, फ़ोटो हो तो एग्रीमेंट पे उसकी फ़ोटो भी लगा लेना, आधार की कॉपी भी ले लेना डीलर की, और पैन कार्ड की कॉपी भी ले लेना अगर देता हो तो, नहीं तो आधार की तो ले ही लेना। फिर उसमें लिखिए कि भाई ये मेरे को 2 महीने के अंदर अंदर एक बायर ला के देगा जो कि विलिंग होगा, रेडी होगा मेरी प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, उसकी विज़िट ये अरेंज कराएगा। और ये एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट नहीं है, मैं चाहूँ तो किसी और डीलर को भी इसी प्रॉपर्टी बेचने के लिए रख सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया तो 2 महीने तक मैं किसी और को नहीं बोलूँगा। हालांकि अगर वो कहते हैं कि नहीं सर आप एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट कीजिए, आप मुझे 15 दिन का समय दीजिए, पर 15 दिन आप किसी और को मत बोलना, तो आप ऐसा लिख भी सकते हो भाई ये एग्रीमेंट 15 दिन के लिए वैलिड है, 15 दिन तक मैं किसी और डीलर को नहीं बोलूँगा, और ये जो कार्य है अपनी प्रॉपर्टी बेचने का ये मैंने इसी को दिया है। इसी तरह उसमें ये लिखिए कि भाई मैं किसी भी तरह का दूसरे पक्ष को आपके बारे में, आपकी प्रॉपर्टी के बारे में मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करूँगा, आपके बिहाफ पे कोई प्रॉमिस नहीं करूँगा, कोई झूठा आश्वासन नहीं दूंगा। बायर से फॉलो अप करनी भी मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि जो टाइमली पेमेंट मेरे पास आनी चाहिए जो एग्रीमेंट में तय होगी उसके लिए मैं फॉलो अप करूँगा। फ़ोटो कॉपीज़ जो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी की दे रहा हूँ उसका, और जो मैं ले रहा हूँ एज ए एजेंट, एज ए डीलर, उसका कोई मिसयूज़ नहीं करूँगा। जो चाबी आपने मुझे घर की दी है उसको बिना आपकी परमिशन के किसी अन्य पर्सन को हैंडओवर नहीं करूँगा। आप जब चाहे आके अपना मकान, अपनी प्रॉपर्टी देख सकते हो। किसी भी वजह से अगर आपका सौदा नहीं होता तो मेरा कोई चार्ज नहीं बनता, मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा। अगर कोई और डिस्प्यूट हो गया तो किसी भी रूप में आपकी या आपकी प्रॉपर्टी के संबंध में कोई गलत अफवाह नहीं फैलाऊंगा, कोई मानहानि, डेफेमेशन, झूठे सेंटेंस, स्टेटमेंट समाज में आस पड़ोस को, दूसरे बायर्स को नहीं बोलूँगा। अगर मैं एग्रीमेंट पे विटनेस के तौर पे साइन कर रहा हूँ और पार्टी में डिस्प्यूट हो गया तो कोर्ट में गवाही देने भी मैं आऊँगा अगर मैंने एग्रीमेंट पे विटनेस के तौर पे साइन किए हैं। इतना मेरा कमीशन होगा, 1% होगा या ½ होगा, या परसेंटेज में नहीं है तो फिक्स्ड फ़ीस होगी मेरी 50,000 रुपये। उसमें आप तय कर सकते हो कि भाई वो 50,000 या 1% उसे कब मिलेगा, भाई 5,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा जब एग्रीमेंट हो जाएगा बायर के साथ या दूसरी पार्टी के साथ टोकन मनी के समय, बाकी सेल डीड के बाद मिलेगा। इस तरह एक इंडेमनिटी क्लोज, क्षतिपूर्ति क्लोज, कि अगर मैंने कोई गलत कार्य किया ऊपर बताए गए उसमें से और उसकी वजह से आपको कोई लॉस हुआ फिनेंशियल तो उसकी भरपाई मैं करूँगा। कोई फर्जी बायर लेके नहीं आऊँगा, फर्जी सेलर नहीं लेके आऊँगा, डमी बायर या डमी पार्टी पेश नहीं करूँगा। जो पार्टी आएगी उसके जो KYC डॉक्यूमेंट है, आधार, पैन चेक करूँगा, वेरीफाई करूँगा, असली पार्टी को आपके सामने बिठाऊँगा। और भी बहुत सारी शर्तें इसमें हो सकती हैं, और फिर दोनों पार्टी उसे साइन करें और कम से कम नोटराइज उस डॉक्यूमेंट को करा लें। तो ये सब शर्तें लिखे रहने से आपके पास एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा कि स्कोप ऑफ सर्विसेज क्या थी उस एजेंट की, उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसके बावजूद भी अगर कोई झगड़ा हो ही जाता है तो आप उसको सुलझाने के लिए 3 कार्य कर सकते हो।
वो 3 कार्य डिपेंड करता है कि किस तरह का झगड़ा है, नेचर क्या है उस झगड़े की। सीरियस झगड़ा है, कम सीरियस झगड़ा है, ज़्यादा सीरियस झगड़ा है, उसमें कोई थ्रेट या क्रिमिनल मैटर भी इन्वॉल्व हो गया है या खाली मॉनिटरी मैटर है, डिपेंड करता है। अगर बहुत ही सीरियस मैटर है, कोई धमकी है और बिल्कुल ही कोई आपके साथ चीटिंग या फ्रॉड या बड़ी धोखाधड़ी हो गई है, तो डेफिनेटली आपको पुलिस के पास जाना चाहिए और उसके खिलाफ FIR रजिस्टर करानी चाहिए संबंधित धाराओं में भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत। और यदि पुलिस वाला मामला नहीं बन रहा है तो आप अपने वकील से उसे नोटिस भिजवा सकते हो कि भैया आपने ये गलत किया और मेरे क्लाइंट के डॉक्यूमेंट रिटर्न करिए या चाबी रिटर्न करिए, या जो उसके बारे में झूठ फैला रहे हैं वो मत करिए, वरना हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लीगल नोटिस से भी बात नहीं बन रही है, पुलिस वाला मामला नहीं बन रहा है, तो आप दीवानी अदालत में जा सकते हो, जो सिविल कोर्ट है, उस कोर्ट में भी आप उस एजेंट के खिलाफ जाके केस फाइल कर सकते हो अगर कुछ भी आपको लगता है कि उस एग्रीमेंट के खिलाफ उसने कार्य किया है तो। और अगर वो रेरा में रजिस्टर्ड है, आप जिस भी राज्य में हो वहाँ पे रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके पास लाइसेंस नंबर है, तो आप रेरा पोर्टल पे जाके भी उस एजेंट की, उस प्रॉपर्टी डीलर की कंप्लेंट कर सकते हो। तो अगर आप सावधानियाँ रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। और सभी लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन हम किसके चेहरे से पढ़कर बताएं कि कौन कैसा है।